नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग की नेक्स्ट क्लास लेके हाजिर हो चुका हूं, जो कि यहां पर कंप्यूटर के अंतर्गत नेटवर्क एड्रेसिंग को लेकर होने वाली है। और ये 10th जो चैप्टर है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, उसका थर्ड पार्ट आपका होने वाला है, जिसमें लास्ट में हमने टोपोलॉजी के बारे में जाना था। उससे पहले आपके जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो पूरा हो चुका था। अब हम एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। तो एड्रेसिंग के अंतर्गत देखो, सबसे पहले हमारा बात आता है यहाँ पर मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस की बात करते हैं। तो मैंने जब आपको एनआईसी जो डिवाइस पढ़ाया था, नेटवर्क डिवाइस, तब आपको मैंने बताया था कि जो एनआईसी डिवाइसेज होते हैं, उसके जो एनआईसी डिवाइस हो गया, ठीक है, या जो स्विच हो गया, वो क्या होते हैं, मैक एड्रेस के बेस पर काम करते हैं। तो ये मैक एड्रेस वही मैक एड्रेस है। इस मैक एड्रेस के कुछ अदर नेम भी हैं, जिनको आप अपने पास नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इस मैक एड्रेस को अपन यहाँ पर फिजिकल एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस, और एनआईसी एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा इसका हार्डवेयर एड्रेस भी नाम है, एक हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं इसको। तो ये कुछ अनदर नेम है इसके, याद रखिएगा सभी के सभी। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एमआईसी। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल की बात चल रही है। तो ए मैक एड्रेस इज अ यूनिक परमानेंट हार्डवेयर एड्रेस असाइन टू आर डिवाइसेज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी एक प्रत्येक कंप्यूटर के अंदर जो एनआईसी लगा होता है, तो उसका जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसी दौरान इसका जो एड्रेस होता है वो इसको असाइन करता है, और ये परमानेंट रहता है, ध्यान रखना, चेंज नहीं रहता है। इट ऑपरेट ऑफ द डेटा लिंक लेयर, ध्यान रखना, ये जो होता है वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। किस लेयर पे काम करता है? ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। कौन सा? मैक एड्रेस, ध्यान रखना। ऑफ द ओएसआई मॉडल, ये सेकंड लेयर मानी जाती है। एंड इज एसेंशियल फॉर लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन विद लैन, ये यहाँ पर एक लैन नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के दौरान यूज किया जाता है। यानी एक फिजिकल, मान लो एक बिल्डिंग के अंदर ही आपका जो भी नेटवर्क आपका जो है स्टेब्लिश किया जा रहा है, तो उस दौरान जो है उन डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो मैक एड्रेस के थ्रू होगा। अब इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो एक मैक एड्रेस की जो बात की जाती है, तो वो होता है कितना? 48 बिट का। टोटल कितना? 48, यानी 48 बिट का यहाँ पर आपका एड्रेस होता है, ठीक है। और ये किस फॉर्मेट में होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होता है। ये नीचे आप देख सकते हो, इसको कोलन सेपरेटेड के साथ में भी लिख सकते हैं, यानी इन कोलन के साथ में भी इसको डिनोट कर सकते हैं, या हाइफन से भी अपन इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो 3 लाइनें याद हो गई। इसके अलावा बात करें तो एक देखो, मान लो कि इसके अंदर क्या बोला था आपको, 48 बिट का होता है। तो पहले जो 24 बिट्स है, ठीक है, पहले जो 24 बिट्स हैं उनको अपन OUI यानी ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं। उसको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं, फर्स्ट 24 बिट को, ध्यान रखना, ठीक है। और ये किसके द्वारा असाइन किए जाते हैं? ये IEEE के द्वारा असाइन किए जाते हैं। इसके अलावा जो लास्ट उसके बाद के जो 24 बिट्स है, वो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रत्येक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी एक डिवाइस है तो उस डिवाइस की जो मैन्युफैक्चर डिटेल है वो तो पहले की जो 24 बिट्स है उसमें है, और उस डिवाइस को एड्रेस जो है, मतलब उस डिवाइस को पहचानने का जो काम है वो लास्ट के 24 बिट्स करेंगे। अब इसकी साइज और रेंज की बात करें तो अभी मैंने बता दिया था 48 बिट, यानी 6 बाइट्स का हो सकता है ये, ठीक है, 8 संख्या 48। अब यहाँ पर इसकी रेंज की देखो, नीचे यहाँ पर कंसेप्ट भी दे रखा है कि आप इसके अंदर मैक एड्रेस कितने बनाए जा सकते हैं। तो ये दोनों आपके जो नोटेशंस है याद रखिएगा। एक तो आपका यूज किया जा सकता है, ठीक है, जो कि कोलन सेपरेटेड हो सकता है, और दूसरा जो इसके अंदर टाइप होता है वो आपका इसमें हो सकता है जो कि हाइपन सेपरेटेड होता है। लेकिन दोनों के अंदर जो साइज रहेगा वो सेम रहेगा, 48 बिट का। और जो पहले जो 24 बिट होंगे वो आपके लिए OUI बेस्ड होंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर कहे जाते हैं। और जो लास्ट जो 24 रहते हैं वो आपके किस नाम से जाने जाते हैं? वो आपके मैन्युफैक्चर जो है डिटेल्स के लिए, कि भाई ये डिवाइस कौन सा है, तो उस डिवाइस को पहचानने के लिए यूज में लेते हैं। अब इनसे टोटल कितने एड्रेस पॉसिबल है? तो ये यहाँ पर आपके 2 की पावर 248 आप लगा सकते हैं। इतने सारे एड्रेस जो है इसके अंदर पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं आपके मैक एड्रेस। तो ये होते हैं आपके, एक तो पहला यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, और एक होता है ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब है आइडेंटिफाई अ सिग्नल डिवाइस, ठीक है, आइडेंटिफाई अ सिंगल डिवाइस, द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट इज 0। यानी यहां पर कहा जा रहा है कि जो पहली बिट होती है, जैसे यहां पर ये देखो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो प्रत्येक का कितना हो गया? तो 8 बिट, 8 8 8 और 8, यानी प्रत्येक 8 बिट होता था, 8 छंके कितने हो गए? तो टोटल हो गया 48 बिट हो गया। देखो ये हो गया 8 गुणा 6, तो आपकी टोटल साइज कितनी होगी इसकी? 48 बिट हो गया। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि 8 बिट है, तो 8 बिट के अंदर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर 8 बिट के अंदर, जैसे यहां पर ये पहला बिट लिया मैंने,
ठीक है। और इस पहले बिट में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो ये बिट आती है, अगर यहाँ पर 0 आ जाता है एड्रेस के लास्ट में, ठीक है, आपका कोई भी एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर यहाँ पर 0 आ जाता है, जो पहला बिट है उसके अंदर 0 आ गया, तो 0 आने का मतलब है कि वो क्या हो गया, यूनिकास्ट हो जाएगा। और अगर 1 आ गया इसमें, 0 की जगह 1 हुआ तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीकास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीकास्ट एड्रेस की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां पर जैसे FF, तो FF का मतलब होता है, F का मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल का मतलब 15, तो 15 को बाइनरी में निकालोगे तो क्या मतलब हो जाएगा, सारे के सारे 1 1 हो जाएंगे। तो वो सीधी सी बात है कि वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट के अंदर 1 आता है तो वो मल्टीकास्ट के अंदर आ जाएगा। मतलब जो भी एड्रेस आपको दिया जाता है उस एड्रेस का लास्ट बिट आपको देखना है। जैसे मान लो कि मैंने ये लिखा एड्रेस है कोई भी, ठीक है, अब इस एड्रेस के अंदर यहाँ पर आगे कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पर अगर पहले बिट के अंदर देखें अपन, तो यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएगा, 1 2 4 8 16 32। अब इसमें से 49 को आप बना लीजिए, कौन सा बनेगा इसके अंदर, तो 32 और 8 हो गए 40, या 32 और 6 आपके 38 10 48, ठीक है, 32 और 6 38 और 10 48 हो गया, और 1 49 हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 और 3 6 7 और 8। अब आप इसको देखिए तो यहाँ पर देखो ये सबसे लास्ट बिट कौन सी है, ये है 1, तो 1 का मतलब क्या है, ये हो गया मल्टीकास्ट एड्रेस। क्या हो गया, मल्टीकास्ट एड्रेस। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो इसके बाद का जो सेकंड बिट है, अगर सेकंड बिट यहाँ पर अगर 0 आ जाता तो इसका मतलब है कि वो क्या है, ग्लोबली यूनिक है। क्या है, ग्लोबली यूनिक है। और अगर 1 हो गया तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 आया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लोकल एडमिन, और 0 हुआ तो वो ग्लोबली यूनिक माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। और ये टोटल यहाँ पर आपके 24 बिट इधर होते हैं और 24 बिट आपके इधर हो जाते हैं। तो ये डायग्राम भी वहां बनाओगे तो अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा, आपके नंबर जो है फुल आने के चांसेस रहेंगे। तो ये होता है यहाँ पर आपके, तो यूनिकास्ट एड्रेस क्या होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही डिवाइसेस को डेटा आगे सेंड किया जा रहा होता है। मल्टीकास्ट के अंदर अगर बात करें तो यूज टू सेंड डेटा टू द मल्टीपल डिवाइस, अगर एक से अधिक डिवाइसेस को डेटा भेजना है तो मल्टीकास्ट डिवाइस, मल्टीकास्ट जो एड्रेस की यूज करते हैं। इसमें पहला जो डिवाइस होता है बाइट, वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट की मतलब होगा कि सारे के सारे FF हो जाएंगे। F होने का मतलब है कि वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्रॉडकास्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं मैक एड्रेस, ध्यान रखना। अब मैक एड्रेस जो होता है वो क्या करता है, ये इंश्योर करता है एक जो डिवाइस होता है उसको फिजिकली यूनिक मतलब यूनिक आइडेंटिफाई करने में मदद करता है आपका कौन सा, मैक एड्रेस। ध्यान रखना, ये प्रत्येक NIC के साथ में इनबिल्ट आपके मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है। 48 बिट का होता है। इसमें टोटल कितने ऑक्टेट होते हैं, तो टोटल 6 ऑक्टेट होते हैं। प्रत्येक ऑक्टेट की साइज कितनी होती है, ऑक्टेट किसको बोलते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है ना ऑक्टेट, ये तो प्रत्येक ऑक्टेट की साइज होती है आपकी 8, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल इसकी साइज आ जाएगी 48 बिट। इसमें स्टार्टिंग के जो 24 बिट होते हैं उनको OUI बिट कहा जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। और लास्ट के जो है 24 बिट होते हैं वो होते हैं किसके लिए, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक, यानी NIC के लिए, उसको NIC को इस पे आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन यहाँ पर जो है नेक्स्ट टाइप के। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है IP एड्रेस। तो IP एड्रेस की बात करते हैं, वो तो मैक एड्रेस था। तो IP एड्रेस जो होता है, IP एड्रेस मतलब लॉजिकल एड्रेस के रूप में जाना जाएगा, वो था फिजिकल एड्रेस, ये है लॉजिकल एड्रेस। यानी इंटरनेट पर अगर आपको किसी भी डिवाइस को लॉजिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए IP एड्रेस का यूज होता है। तो IP एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस असाइन्ड टू अ डिवाइस टू एनेबल कम्युनिकेशन अक्रॉस अ नेटवर्क, यानी उस नेटवर्क से बाहर एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर अंदर मान लो कि ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर अंदर जो डिवाइसेज है उनको आपस में कनेक्ट करता है कौन, मैक एड्रेस। लेकिन अगर मान लो कि कोई इसके बाहर का कोई डिवाइस है उसको इसके साथ कनेक्ट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, IP लेना पड़ेगा। इट ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर, यानी ये जो होता है वो OSI मॉडल की लेयर 3 पे यहाँ पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर टाइप्स की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं आपके IP एड्रेस, एक तो होता है IPv4, एक होता है IPv6। एक होता है IPv4 और एक क्या होता है IPv6। अब IPv4 की बात करें तो ये जो एड्रेस होते हैं, ध्यान रखना, ये एड्रेसिंग की भी बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग जो होती है वो 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है, एक होती है क्लास फुल एड्रेसिंग और एक होती है क्लास लेस एड्रेसिंग। क्लास फुल और क्लास लेस में क्या होता है भाई, क्लास फुल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि रेंज होती है, यानी प्रत्येक क्लास के लिए क्या होती है, रेंज एलोकेट की जाती है। नॉट एलोकेट रेंज, इसमें कोई भी प्रकार की रेंज नहीं होती है क्लास लेस में, जबकि क्लास फुल में क्या होती है, एड्रेस की रेंज होती है। तो सबसे पहले अपन अगर IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की बात करते हैं तो इसके आर्किटेक्चर के तौर पर कुछ कंसेप्ट आते हैं। इसकी साइज कितनी होती है, 32 बिट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, 32 बिट इसकी साइज होती है।
अब इसके अंदर भी क्या होते हैं, इसके अंदर टोटल आपके 4 ऑक्टेट होंगे, ठीक है। कोई भी एड्रेस ले लो, उस एड्रेस के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर ये लिखा मैंने 192.168.1.1, तो टोटल कितने ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट, ठीक है, 4 ऑक्टेट होते हैं। और साइज की बात करते हैं, टोटल ऑक्टेट, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी याद रखोगे तो भी आप नोट्स बना लोगे। टोटल ऑक्टेट कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। साइज कितनी होती है पर ऑक्टेट की, साइज पर ऑक्टेट तो वो होती है आपकी कितनी, 8 बिट, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो आईपी एड्रेस की साइज की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 8 × 4 तो कितना हो जाएगा, 32 बिट्स, कितने, 32 बिट इसकी साइज होती है IPv4 की। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। यानी ये मैंने आपको मैक एड्रेस के टाइम भी बताया था, ये ऑक्टेट होते हैं, देखो तो एक ऑक्टेट ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो ये 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट में इस प्रकार से 8-8 बिट में इन डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। अब आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है, ये देखो 4 ऑक्टेट होते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब इनको रिप्रेजेंट करने टाइम हम बाइनरी में क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 192 है तो 192 का ये बाइनरी रहा, देखो यहाँ पर ये, इसको बनाने का भी मैंने ट्रिक बता रखा कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो 1248 वाला, लेकिन इतना इन डेप्थ आपके कोर्स में है नहीं, तो इसका कोई इश्यू आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। आप बाकी बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, ठीक है। 1248, 1632, 42, ठीक है, 48, ऐसे करते करते आप इसको क्या कर सकते हैं, डबल करते हुए अपना जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। साइज आपको मैंने बता दी। टोटल एड्रेस कितने बनाए जा सकते हैं, तो टोटल एड्रेस आपके 2 की पावर 32, ध्यान रखना, ठीक है। 2 की पावर 32 लिख के आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो 2 की पावर 32 करेंगे तो इतना बड़ा एड्रेस स्पेस आपको मिल जाता है, ध्यान रखना। किसके लिए, तो ये लगभग 4.3 बिलियन एड्रेस बनते हैं, किसके अंदर, IPv4 एड्रेस के अंदर। अब आपको पूछा जाएगा इसके परसेंटेज को याद करने की ट्रिक, तो देखो इसको परसेंटेज याद करना है। तो देखिए अगर आपको परसेंटेज याद करना है, ठीक है, एक आईपी एड्रेस के अंतर्गत, IPv4 के अंतर्गत इसके कितने परसेंट, मतलब 5 क्लासें होती है, टोटल कितनी, 5 क्लासें होती हैं। तो वो 5 क्लासें इस प्रकार है कि मैं अगर बात करूं तो एक क्लास होती है क्लास A, तो ये हो गई आपकी क्लास A। इसी प्रकार से अगर अपन बात करेंगे तो यहां पर ये हो जाती है आपकी क्लास B, फिर हो जाती है आपकी ये क्लास C, और ये हो जाती है आपकी क्लास D, और ये हो जाती है आपकी क्लास E। ऐसे करते करते ये जो है आपकी क्लास होती है, 5 क्लास होती है, क्लास A B C D E, ये टोटल 5 क्लास होती है किसके अंदर, IPv4 एड्रेस के अंदर, याद रखिएगा। IPv4 के अंदर टोटल 5 क्लासें होती हैं, और इन 5 क्लासों का अब आपको मैं यहाँ पर जो है बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर कितने % एड्रेस होते हैं। तो इनको याद करने का ट्रिक इस प्रकार से कि जो क्लास A है, तो यहाँ पर ये जो एड्रेस स्पेस है वो कितना है, 100% है, तो 100% में इसको मिल जाता है 50%। अब इनके आधे आधे करते जाओ तो ये आपको सब जगह याद हो जाएगा। तो 50% का आधा कितना होता है, तो वो होता है 25%। 25% का आधा कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12.5%। अब 12.5 के अंदर ध्यान रखना, ये जो दोनों है ना, यहाँ पर क्लास D और E, इन दोनों को इक्वली 12.5% दोनों को इक्वली दिया गया है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें अब बात करें तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर क्लास D है, इसको कितना मिलेगा, 6.25%, और इसको भी कितना मिलेगा, 6.25%, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्लासेस की रेंज है जो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, ठीक है। 6.25 आपके आ जाएगा इसमें, और 6.25 आपके इसके अंदर आ जाएगा। तो ये टोटल क्लासेज के अंदर कितने % एड्रेस होते हैं वो आपको मैंने बता दिया, याद करने की ट्रिक भी साथ में बता दी है। और यहाँ पर बात करें तो ये आपके इसके अंदर आईपी एड्रेस की टाइपिंग भी नीचे दे रखी है। टाइप कितने हैं, तो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पर ISP के द्वारा यूज किया जाता है, इंटरनेट पर यूज करते हैं। प्राइवेट आईपी की यूज करें तो ये यहाँ पर आपके जो है यूज होते हैं सिर्फ एक लोकल नेटवर्क के अंदर,
लूप बैक एड्रेस की बात करें तो ये लूप बैक एड्रेस ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 127.0.0.1 यूज्ड फॉर टेस्टिंग डिवाइस, ठीक है। नेटवर्क स्टॉक, एक नेटवर्क स्टैक जो होता है उस पर किसी डिवाइस के टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं अपन, किसका, लूप बैक एड्रेस का। ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये आपको बता दिया, जो कि यहाँ पर नेटवर्क वाइड कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस की बात करें तो ये यहाँ पर जो है बड़े ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए यूज में लिए जाते हैं, तो ये होता है आईपी एड्रेसिंग के अंतर्गत। अब इस क्लास के अंदर अगर बात करें तो ये टेबल आपको पूरी रट लेनी है, ये टेबल के बेस पर ही आपकी सारी ये रेंजिंग याद होगी। तो एक जो एड्रेस होता है वो 0 से लेकर 255 तक जाता है, कहां से, 0 से लेकर 0 to 225 यहां तक जाता है। लेकिन इन पांचों क्लासों में इनको किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है वो आप समझिए। इन पांचों क्लासों के अंदर ये जो आपका जो एड्रेस स्पेस है वो इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि क्लास ए जो है उसकी जो रेंज है वो यहां पर शुरुआत होती है कहां से, वो होती है 1 से लेकर 126 तक, यानी एड्रेस 1 से लेकर 126 तक जो एड्रेस होते हैं वो आते हैं क्लास ए में। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो 127 जो होता है वो होता है लूप बैक या प्राइवेट एड्रेस की कैटेगरी में रखते हैं। फिर यहां पर अगर बात करें तो 128 से 191 जो होता है वो आ जाता है क्लास बी में। 192 से लेकर 223 जो होता है वो आ जाता है क्लास सी में। 224 से लेकर 239 आ जाता है आपके क्लास ई में, सॉरी डी में। और 240 से 255 तक जो एड्रेस होते हैं वो आ जाता है क्लास आपके कौन सी, ई में। तो इस प्रकार से जो क्लासेज की जो रेंज है वो यहां पर आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं IPv6। IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस के बारे में। इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाता है आपके, तो ऑक्टेट डबल हो जाते हैं। उसमें 4 थे, इसमें कितने हो जाते हैं, 8 ऑक्टेट हो जाते हैं। तो देखो इसमें कितने होते हैं, टोटल 8 ऑक्टेट होते हैं, 8 ऑक्टेट होते हैं। और प्रत्येक की साइज कितनी होती है, 16 बिट्स। तो कितने हो गए, 16 8 128 बिट्स होती है इसकी साइज IPv6 की, ध्यान रखना। तो IPv6 के अंदर जो इसकी साइज होती है वो 128 बिट होती है। नीचे आपको मैंने बता दिया है 16 बाइट पर ऑक्टेट की साइज इसके अंदर मानी जाती है। ये भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से, मतलब जिसमें FA जो भी है DB आ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर 8 जो है ऑक्टेट का ग्रुप होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया था। और टोटल पॉसिबल एड्रेस कितने बनाए जा सकते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, ठीक है। आप 2 की पावर 128 बिट आप लगा सकते हैं, तो आपको बता देगा ये 2 की पावर आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देगा 340 अभी तक तो जो है बनाए जा सके, बाकी इसकी रेंज अभी तक खत्म नहीं हुई है। IPv6 की यहाँ पर एड्रेस की जो साइज है वो यहाँ पर लिखी हुई है, देखो। यूनिकास्ट एड्रेस जो होते हैं वो यहाँ पर एक सिंगल डिवाइसेस को डेटा भेजने के लिए यूज होते हैं। मल्टीकास्ट जो होते हैं वो मल्टीपल डिवाइसेस को डेटा भेजते हैं। एनीकास्ट जो होता है वो यहाँ पर आपके नियरेस्ट किसी भी नोड को यहाँ पर जो है डेटा के अंदर शेयर कर सकता है। बाकी ये इसकी भी साइज है, ठीक है। इसका इतना खास आपका नहीं पूछेगा, लेकिन IPv4 जरूर पूछेगा आपको। फिर मैक और IP के अंदर यहाँ पर डिफरेंसेज भी है, नीचे आप देख सकते हो। मैक एड्रेस होता है वो यहाँ पर आपके बात करें तो एक प्रकार से परमानेंट हार्डवेयर एड्रेस होता है, ये टेम्पररी होता है लॉजिकल IP एड्रेस। लेयर की बात करें तो ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है मैक एड्रेस, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर ये एड्रेस टाइप में तो जो मैक एड्रेस होता है वो 48 और 64 बिट के अंदर हो सकता है, और ये जो है वो 32 और 128 बिट के अंदर होता है। एग्जाम्पल नीचे आपके दे रखा है, हेक्साडेसिमल या हाइफन में कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आपके कॉलर में यहाँ पर देखो IPv4 और यहाँ पर IPv6 इस प्रकार से आते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये एक लैन नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करता है किसी डिवाइस को, और ये यहाँ पर नेटवर्क पर किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। चेंजेबिलिटी बात करें तो ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है, जबकि ये यहाँ पर जो है नेटवर्क के मूवमेंट के साथ चेंज हो सकता है, कौन, IP एड्रेस, ठीक है। तो ये एड्रेसिंग के कंसेप्ट जो है वो आपके पूरे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि है इंटरनेट, वेब एंड IoT क्या होता है। IoT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इंटरनेट की बात करें, द इंटरनेट इज एन ग्लोबल। अब इंटरनेट का सबसे पहला पॉइंट तो याद क्या रखना है, इसके आविष्कारक कौन है, विंट सर्फ, इन्वेंटर। तो इंटरनेट इज एन ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर, सर्वर, स्मार्टफोन एंड अदर डिवाइसेज, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। इट एनेबल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड वेरियस ऑनलाइन सर्विस। यानी एक इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर जो भी हमारे मल्टीपल डिवाइसेज होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और अपने डेटा को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ नेटवर्क का यूज करते हुए शेयर करते हैं। अगर की फीचर की बात करें तो ये ग्लोबल कनेक्टिविटी है, यानी ऑल इंडिया, मतलब ऑल आर वर्ल्ड से जितने भी लोग जिनके पास में यहाँ पर इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन है वो क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर डिसेंट्रलाइज की बात करें तो डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि इनके बीच में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती है। मैं टोपोलॉजी पढ़ी थी अभी आपके। डेटा ट्रांसमिशन करते हैं अपन यहाँ पर, जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करते हुए इंटरनेट के ऊपर अपन डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं।
ठीक है। फिर सर्विसेज भी हमें अलग अलग प्रोवाइड होती है, सोशल मीडिया चलाते हैं, कुछ लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, कोई लाइव वीडियो कर रहा होगा, कुछ वीडियोज की प्रोवाइड कर रहा होगा मेरी तरह। अगला एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो ये फाइबर, डीएसएल या इथरनेट बेस पर एक्सेस किए जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देखो, या तो आप इंटरनेट को केबल की मदद से एक्सेस कर सकते हैं वायर्ड, या फिर वायरलेस भी एक्सेस कर सकते हैं वाईफाई की मदद से। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। अब बात करते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। तो पहले यूजर कनेक्ट करता है अपने डिवाइसेस को किसकी मदद से, किसके थ्रू? आईएसपी के थ्रू। डेटा इज ब्रोकन। अब इसमें डेटा जो होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट में बढ़ जाता है। तो यहां पर बात करूं तो यहां पर एक आपके पास में एक मैसेज है, ये है आपका मैसेज। अब इस मैसेज को आप क्या करेंगे? छोटे छोटे हिस्सों में क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। तो मैसेज को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। क्या? फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। और यहां पर अगर बात करें, दूसरा पॉइंट आपको मैंने बोला था इसमें क्या? पीस। और ये पीस होता है, उस पीस को क्या कहते हैं अपन? प्रत्येक पीस को पैकेट कहते हैं, पैकेट। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। जो बड़ा मैसेज होता है उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करना, फ्रैगमेंटेशन। और प्रत्येक जो पीस होता है उसको अपन यहाँ पर क्या नाम से जानते हैं? उसको अपन पैकेट के नाम से जानते हैं। अब आता है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट पर आपका डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? तो वो करता है पीस, मतलब जो पैकेट होता है उसकी फॉर्म में। द पैकेट ट्रेवल अक्रॉस, यानी ये आपको मैंने अभी बता दिया, डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। द रिसीविंग डिवाइस रीअसेंबल द पैकेट एंड डिस्प्ले द कंप्यूटर कंप्लीट डेटा। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जैसे मान लो ये एक डिवाइस है इधर, ठीक है, और एक ये डिवाइस है। तो यहां से जब ये डेटा जाएगा तो ये डेटा क्या हो जाएगा? छोटे छोटे पीस में बढ़ जाएगा जैसे, और पीस में बटेगा तो क्या होगा? इसको सीक्वेंस मिलेंगे, जैसे 1 नंबर पीस है, ये 2 नंबर और एक 3 नंबर। अब ये डेटा जो होता है वो क्या करते हैं? स्विचिंग टेक्निक का यूज करते हुए इस तक यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। अब मान लो कि 1 नंबर इससे गया, 2 नंबर इससे गया, 3 नंबर इससे गया, इसके पास 3 नंबर पहले पहुंच गया, फिर 1 नंबर पहुंचा, फिर 2 नंबर पहुंचा। तो इसको यहाँ पर क्या करेगा? ये रीअसेंबल करेगा। क्या? रीअसेंबल करेगा। रीअसेंबल करने का मतलब है जिस सीक्वेंस में डेटा आगे से आया उसी सीक्वेंस में इसको वापस ये प्रतिस्थापित करेगा, बाद में उस डेटा को ये एक्सेस करेगा। तो यही बात यहां पर आपकी कही जा रही है, ठीक है। अभी इंटरनेट का यूज कहां कहां करते हैं अपन यहाँ पर? तो ईमेल, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, म्यूजिक सुनने में, ई कॉमर्स के लिए करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग वगैरह के अंदर, एजुकेशन में अपन करते ही, जैसे अभी आप वीडियो देख पा रहे हो तो इंटरनेट की मदद से देख पा रहे हो। तो ये सारे जो हैं इसके फायदे हो जाते हैं। अब अगला बात करते हैं अपन यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली, ये इसके इन्वेंटर है। और इन्होंने किस किस को इन्वेंट किया था? तो HTML को इन्होंने जो है इन्वेंट किया था। ये चीज हमने सबसे पहले देखी थी। तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ये जो W3B जिसको कहा जाता है, इसको यहाँ पर डेवलप किया गया था, ध्यान रखना। और ये वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो इंटरनेट का यूज करते हुए वेब ब्राउजर के अंदर क्या करता है? वेब पेजेस को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। इट वॉज डेवलप्ड बाई टिम बर्नर्स ली इन 1990। तो सन 1990 के अंदर, ध्यान रखेगा, सबसे पहले यहाँ पर जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था। इसके कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के? तो पहला होता है वेब पेज। वेब पेज मतलब HTML के अंदर, आपको पता है HTML एक भाषा है वेब पेज बनाने की, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? वेब पेज को डिजाइन करते हैं। तो उसको यहाँ पर जो है एज कंपोनेंट के तौर पर रखा जाता है इसके अंदर। अगला वेबसाइट की बात करें तो बहुत सारे मल्टीपल जो वेब पेजेज होते हैं उनका कलेक्शन आपका क्या कहलाता है? वेबसाइट, ठीक है। तो जैसे आप लिखते हो www.google.com, इसी प्रकार से एक वेब ब्राउजर होता है। तो ये एक क्या हो सकता है? ये एक आपके ब्राउजर जो होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर क्या करते हैं? उपलब्ध जो भी वेब पेज होते हैं उसको एक्सेस करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार से एक होता है URL, जहां पर आप अपना एड्रेस लिखते हैं, द एड्रेस ऑफ वेब पेज। वेब पेज का जो एड्रेस होता है वो आपका URL, जैसे ये nvireducation.com लिखा हुआ। इसी प्रकार से बात करें तो HTTP या HTTPS होता है, ठीक है, जिसको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। द प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेज ओवर द नेटवर्क। ये नेटवर्क पर वेब पेजेज को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। तो ये इसके कंपोनेंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है www। ए यूजर एंटर URL इन अ वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर के ऊपर जाते हो और उस वेब ब्राउजर के अंदर क्या होता है? एक बार होती है। बार मतलब जहां पर आपको एड्रेस लिखने का स्थान होता है, वहां पर आप क्या करते हैं? वहां पर आप अपना जो एड्रेस होता है वो वहां पर आप क्या करते हैं? एंटर करते हैं। एंटर करते ही क्या होता है कि उस लिखे गए, यानी जैसे मैंने लिखा google.com, तो वो उसका जो वेब सर्वर होगा उसको ढूंढने की कोशिश करेगा और वहां पर जाके उसके वेब पेजेस को ढूंढेगा। द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक टू द
वेब पेज। अब यहाँ पर जैसे मान लो आपने लिखा google.com, तो ये क्या करेगा, google.com उस सर्वर के पास जाएगा और वहां से वापस वेब पेज लाके आपके सामने क्या करेगा, उसको शो करेगा। द ब्राउजर रेंडर द वेब पेज फॉर द यूजर। अब आपका जो ब्राउजर आप यूज कर रहे होते हैं तो उसमें एक मिनी सॉफ्टवेयर होता है जिसको अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, रेंडर इंजन के नाम से जानते हैं, रेंडर इंजन। जैसे अगर मान लो अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो क्रोम के अंदर जो ये रेंडर इंजन होता है उसका नाम क्या, ब्लिंक। ब्लिंक नाम का एक ध्यान रखना रेंडर इंजन होता है। वो क्या करता है, जो वेब पेज आता है उसकी जो डिटेल होती है ना वो आपके क्या होती है, अनफॉर्मेटेड होती है, नहीं कोई फिक्स फॉर्मेट में नहीं होती है। तो उसको वापस क्या करता है, ये अरेंज करता है फिर आपको दिखाता है। इसी प्रोसेस को अपन रेंडरिंग कहते हैं। तो ये डेटा दिखाने का काम होता है आपके रेंडरिंग इंजन के द्वारा। ये क्रोम का मतलब ये आपका जो ब्राउजर होता है उसी के अंदर एक इनबिल्ट फीचर होता है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर www और इंटरनेट के बीच में क्या डिफरेंसेज है। तो ये इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबल नेटवर्क होता है कनेक्टेड डिवाइसेज का, जबकि यहाँ पर www क्या एक सिस्टम होता है वेब पेजेज और वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट से। फिर ये क्या करता है, ये अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, कौन, इंटरनेट। जिसमें यहाँ पर ईमेल हो गया, VoIP का फुल फॉर्म परीक्षा में आएगा आपके, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मेनली यूज्ड फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वेब पेज। इसमें वेब पेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की प्रक्रिया होती है। अब यहां पर बात करें तो ये कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है, TCP IP FTP SMTP, और ये किसका यूज करता है, HTTP और HTTPS का यूज करता है। अब यहां पर बात करें तो ये www का यूजेज आपका जो है इसमें बताया हुआ, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड करना, सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती है उनका यूज करना, या क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करना। तो ये सारी क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन कौन सी है, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, मेगा बॉक्स है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और सोशल नेटवर्किंग साइट तो आप सभी आप चलाते हैं, फेसबुक, यानी जहाँ पर लोग जुड़ के अपने जो विचार होते हैं वो क्या करते होते हैं वहाँ पर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन HTML के बारे में। तो HTML की बात करें तो HTML का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक ऐसी बेसिक वेब पेज बनाने की लैंग्वेज है, ध्यान रखना, जिसके अंदर आप अपने वेब पेज का जो स्केलेटन होता है वो तैयार कर सकते हैं। फिर उस वेब पेज को डिजाइन करने का काम कहाँ पर होता है, तो वो होता है CSS के अंदर। यानी एज आप जैसे फोटोशॉप यूज करके अपने फोटो को एडिट कर रहे होते हैं, ऐसे आप अपनी वेबसाइट का डिजाइन एडिट कर सकते हैं CSS के अंदर। फिर उसके अंदर जो स्केलेटन बनाया है उसको वर्किंग प्रोग्रेस में लाने के लिए अपन PHP का यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जिसको प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। HTML के अंदर दो वर्ड है, हाइपरटेक्स्ट और एक है आपका मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इट कंटेन द एलिमेंट ऑफ कैन चेंज डेवलप ए वेब पेज लुक एंड डिस्प्ले कंटेंट। यानी वेब पेज पे आने वाला कंटेंट कैसा दिखेगा, उसका जो लुक होता है ना उसको यहाँ पर जो है आप एडजस्ट कर सकते हो किसमें, HTML के अंदर। और वी कैन से दैट द HTML क्रिएट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, और वेब पेज का स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो आपका HTML है वो एक ऐसी वेब पेज की लैंग्वेज, वेब पेज बनाने की लैंग्वेज है, ठीक है, जिसकी मदद से आप वेब पेज पर क्या एलिमेंट दिखेगा, कैसे दिखेगा, कहाँ पर दिखेगा, ये सारा स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हो। इसको किसने डेवलप किया था, तो HTML को क्रिएट किया था किसने, टिम बर्नर्स-ली ने 1991 के अंदर, ध्यान रखना, कब, 1991। तो 1990 यानी 1990 में तो www का आविष्कार किया, उसके बाद में यहाँ पर जो है इसका आविष्कार किया। और जो पहला वर्जन था HTML का, ठीक है, वो आपके HTML 2.0 था, विच वॉज पब्लिश इन 1999। ये आपके सन 1999 में डेवलप किया गया था। और ये जो टिम बर्नर्स-ली थे वो यहाँ पर एक लैब में काम कर रहे थे, CERN। तो इसी प्रयोगशाला के नाम पर इन्होंने वर्ल्ड की पहली वेबसाइट का निर्माण किया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार काम आएगी आपके। ये वेबसाइट थी कौन सी सर, ये रही, देखो आपकी वेबसाइट CERN.info, ये इस वेबसाइट का नेम था, जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हाइपरटेक्स्ट क्या है। यहां पर दो वर्ड थे, हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपरटेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ सीक्वेंशियल फॉर्मेट एंड दैट इज इंक्लूड लिंक, ठीक है, अदर टेक्स्ट इज कोलाइड hypertext. The link can connect online pages inside a single or different website. hypertext का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग की जाती है। जैसे आप वेब पेज पे जाते हो, वहां पर लिखा था क्लिक हियर, उस पर क्लिक करते हो दूसरा पेज आपके सामने लोड हो जाता है। तो यहाँ पर इनको ये जोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो हाइपरटेक्स्ट के अंदर आती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो मार्कअप लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इज इंटरप्रेटेड बाय द ब्राउजर। मार्कअप लैंग्वेज मतलब एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको वेब ब्राउजर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, यानी उसका अनुवाद किया जाता है
एंड द एलिमेंट विद अ डॉक्यूमेंट यूजिंग टैग्स, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उसको किसकी मदद से लिखा जाता है, उनको टैग्स, ये जो टैग होते हैं उनकी मदद से लिखा जाता है, ध्यान रखना। इट इज अ ह्यूमन रीडेबल, इसको ह्यूमन रीडेबल मतलब इसको कोई भी एक जो सामान्य जो व्यक्ति है वो भी समझ सकता है। विच मीन्स द मार्कअप फाइल्स आर कॉमन वर्ड्स, ठीक है, रेदर देन द कॉम्प्लिकेटेड सिंटेक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके अंदर वेब पेज के ऊपर जब भी आप कोड लिखोगे तो वो क्या करोगे, आप इन हाइपर ये जो टैग्स होते हैं उनके बीच में लिखोगे। जैसे आप यहां पर ऐसे लिखोगे HTML, फिर इसके बाद में आपका हेड बनाते हैं आप, जिसके अंदर आपका क्या टैग होना चाहिए उसका टाइटल लिखते हैं जो कि वेब पेज के शीर्षक पर दिखता है, ठीक है। तो जिनको फिर अपन बंद करते हैं वापस यहाँ पर ये टाइटल टैग से। तो इसके प्रकार से यहाँ पर, वैसे मैंने इसकी पूरी क्लास आपके HTML की मैराथन डाल रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी आपके कोर्स में इतना इन डेप्थ नहीं है, आपको इसकी बस मेन चीज़ें याद रखनी है। HTML को टीम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 के अंदर डेवलप किया था। टीम बर्नर्स-ली ने सबसे पहली वेबसाइट बनाई थी cern.info नाम से, ठीक है, जहाँ पर HTML का डेवलपमेंट हुआ था। HTML जो होती है उसके अंदर यहाँ पर जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर अपन हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं, जिनको क्लिक करते हुए नेक्स्ट पेज को यहाँ पर या अदर पेज को उसके साथ लिंक किया जा सकता है। HTML का जो प्रयोग होता है वो वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ये वेब पेज के लुक और उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का भी काम करता है, और ये एक प्रकार की स्टैटिक लैंग्वेज है, ध्यान रखना, डायनेमिक नहीं है, ठीक है। स्टैटिक मतलब जिसमें एक बार फॉर्मेट जो फिक्स हो गया तो वो फिक्स रहेगा, उसके अंदर कंटेंट को आप डायनेमिक चेंजेस नहीं कर सकते हो। जबकि PHP वगैरह जो होती है वो क्या होती है, डायनेमिक लैंग्वेज होती है, जावास्क्रिप्ट। अब बात करते हैं URL क्या होता है। तो URL का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखिए URL क्या होता है, URL और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके अलावा आपकी बुक में एक URI भी है, उसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखो URI पूछे या URL पूछे, दोनों के अंदर सेम रखना है। URI जो होता है वो क्या करता है कि आपके इंटरनेट के ऊपर जो भी आपका रिसोर्स यानी जो आपका हार्डवेयर है उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको समझने से पहले आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पर ए URL और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज एन यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज कंटेंट बाय ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यानी इंटरनेट के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हम इसका यूज करते हैं। इट कैन हेल्प टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिसोर्स ड्यू टू द इट्स यूनिकनेस। यानी इंटरनेट के ऊपर कौन सा डिवाइस, जैसे आप लिखते हो google.com, तो google.com लिखते ही गूगल का जो रिसोर्स है वो कहां पर है, तो उसको ढूंढने का काम कौन करेगा, ये URL करेगा, ध्यान रखिएगा। A URL consists of different parts like protocol, domain name। अब एक जो URL होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, देखो बहुत सारी, इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पार्ट होंगे, जैसे प्रोटोकॉल कौन सा आप यूज कर रहे हो, ठीक है, डोमेन नेम आप क्या यूज कर रहे हो, वो सारा आ जाता है। द यूजर कैन एक्सेस द URL बाय सिंपली टाइपिंग देम इनसाइड द एड्रेस। यानी जो आपकी एड्रेस बार होती है आपकी वेब ब्राउजर के अंदर, वहां पर एड्रेस लिखते हो, फिर आप क्या करते हो, सर्च पे क्लिक करते हो तो आपका एड्रेस मिल जाता है। तो अब यहां पर जैसे मैंने यहां पर लिखा है, यहाँ पर ये HTTPS, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं एक सिक्योर साइट को यूज कर रहा हूँ। इस HTTPS के अंतर्गत ध्यान रखिएगा जो S है इसका मतलब होता है सिक्योर। जिस वेबसाइट का आगे S लगा होता है HTTPS में, तो वो मतलब है कि वो वेबसाइट जो है वो ज़्यादा सिक्योर डेटा प्रोवाइड कर रही है। अब बात करते हैं इसका URL के स्ट्रक्चर को। तो URL स्टार्ट विद द प्रोटोकॉल। तो URL जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, प्रोटोकॉल से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द रिसोर्स दैट हैज द एक्सेस्ड URL। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ, वेबसाइट के नेम को, ठीक है। द प्रोटोकॉल इज द प्राइमरी एक्सेस मीडियम टू द एक्सेस द डोमेन ऑफ सब डोमेन। इसके अंदर एक होता है डोमेन और एक होता है उसका सब डोमेन। स्पेसिफाई आफ्टर द वेयर एवर द रिसोर्स इज लोकेटेड, यानी वो रिसोर्स कहां पर लोकेट कर रहा है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। HTTPS जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, और ये किस टाइप का है, ये है आपका सिक्योर। कम सिक्योर है वो आपका HTTP है, ध्यान रखना। तो HTTP का एक एडवांस वर्जन है HTTPS, जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। इसकी जगह पर अगर आप कोई मेल कर रहे हैं तो उसके लिए लिखेंगे कोई मेल टू FTP लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, HTTP की जगह FTP लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कोई फाइल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। टेलनेट लिखेंगे तो इसका मतलब है कि कोई भी रिमोट आप कंप्यूटर है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल के कंसेप्ट आपके देखने को मिलते हैं। चलिए अब फाइनली इसकी बात कर लेते हैं कि HTTP होता क्या है।
व्हाट इज HTTP? तो HTTP या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। ये जो होता है वो वेब ब्राउजर और जो वेब सर्वर होता है उनके बीच में कम्युनिकेशन करने में कौन करता है मदद? वो करता है HTTP। इट डिफाइन हाउ द मैसेज आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड। ये कहा जा रहा है कि ये जो बताता है कि आपका जो मैसेज है वो कैसे ट्रांसमिट होगा या उसका फॉर्मेटिंग कैसे होगा। एज वेल एज हाउ वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर शुड रेस्पॉन्ड टू वेरियस कमांड। जो भी अलग अलग कमांड होंगे तो उस पर यहाँ पर जो वेब ब्राउजर है वो कैसे कार्य करेगा। अब इसके क्या क्या की फीचर हो सकते हैं HTTP के? तो स्टेटलेस का मतलब होता है ईच रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंट, मीनिंग द सर्वर डज नॉट रिमेंबर प्रीवियस इंटरेक्शन। यानी इसके पास में सर्वर जो होता है, सर्वर को ये नहीं पता होता कि इससे पहले कौन सा इंटरेक्शन किया गया है, तो वो स्टेटलेस रहता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी स्टेट जो होते हैं वो सेव नहीं रहते इसके पास। यूजेस TCP/IP, यानी इसके अंदर जो आपका HTTP होता है वो क्या करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते हुए रन होता है। और ये पोर्ट नंबर कितना होता है इसका HTTP का? वो होता है 80। टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए ह्यूमन रीडेबल होता है, मतलब कुल मिला के। इनसिक्योर कम्युनिकेशन, यानी डेटा जो ट्रांसमिट होता है प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में, तो इससे क्या होते हैं? वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। यानी जो डेटा होता है वो ह्यूमन रीडेबल है तो इसको कोई भी पढ़ सकता है, तो इससे क्या होता है? इसके अंदर कम सिक्योर रहता है। अब बात करते हैं इसके एडवांस वर्जन की, जिसको बोलते हैं HTTPS। तो HTTPS की बात करते हैं तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ HTTP। ये HTTP का एक एक्सटेंशन है जो क्या करता है? SSL या TLS को क्या करता है? यूज करता है। तो SSL और TLS का फुल फॉर्म याद कर लो सभी। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो यहां पर ये HTTP सिक्योर क्यों है? क्योंकि ये SSL और TLS जो सर्टिफिकेट होते हैं एन्क्रिप्शन उनका यूज करता है। दिस इंश्योर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या करता है? सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए भी जाना जाता है। अब इसके क्या क्या की फीचर है आपके HTTPS के? तो ये सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये SSL और TLS का यूज करता है। ये पोर्ट नंबर 443, ध्यान रखना, HTTPS का तो होता है 443 और HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? वो होता है 80। ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ पर काम करने वाली हैं। और ये क्या करती है? सिक्योर ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना बैंकिंग वगैरह के अंदर, लॉगिन फॉर्म वगैरह आप करते हैं, तब यहाँ पर सेंसिटिव डेटा को सिक्योर करने का काम करता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो IoT की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये समझिए कि आपके जो भी डिवाइसेज जो कि इंटरनेट की मदद से यहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे घर के अंदर आपके एलेक्सा हो गया या कुछ एक ऐसे डिवाइसेज जो कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इंटरनेट की मदद से ही चल रहे हैं। तो इंटरनेट से जुड़ा हर एक डिवाइस जो है वो उसके लिए क्या है? IoT के रूप में जाना जाता है। जैसे आपके होम अप्लायंस है, घर के अंदर ऐसी कोई मशीन जिसके अंदर जो डेटा भेजने का या प्राप्त करने का जो काम है इंटरनेट से हो रहा है, तो वो सभी IoT के अंदर आएंगे। इसके की फीचर है, पहला आता है इंटरकनेक्टिविटी, यानी ये सभी के सभी यहाँ पर क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू जुड़े होते हैं। ऑटोमेशन होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है? ह्यूमन जो इंटरवेंशन होता है ना उसको कम करता है। आपने मान लो कि एलेक्सा को बोल दिया कि भाई आपको इस प्रकार का आउटपुट चाहिए, तो वो क्या करेगा? उसी की बेस पर काम करेगा। उसके लिए बार बार उसको ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। फिर ये रियल टाइम डेटा को प्रोसेस कर सकता है और रिमोट कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है। रिमोट कंट्रोल मतलब दूर स्थित किसी डिवाइसेज को कनेक्ट करने में या वहां से डेटा लेने में आपकी हेल्प करता है। ये काम कैसे करता है? तो इसके लिए यहाँ पर इनके यहाँ पर जो है सेंसर्स और जो भी डिवाइसेज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट के आधार पर आपका डेटा को कलेक्ट करते हैं। दूसरा, डेटा जो होता है वहाँ पर आपके क्लाउड सर्वर पर भेजा जाता है, किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये एनालाइज करता है किसकी मदद से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। इसके अलावा मशीन लर्निंग भी होती है, तो ये AI और ML के बेस पर क्या कर सकता है? डेटा को और ज़्यादा यहाँ पर जो है एनालाइज कर सकता है। अब यहाँ पर जो IoT डिवाइस होता है वो यहाँ पर क्या करता है? जब यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा किसी भी डेटा को प्राप्त करने के लिए, तो पहले उसके AI की या ML के बेस पर क्या होगा? डेटा को एनालाइज करेगा, फिर उस सर्वर से डेटा को वापस लाके आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ये IoT के एग्जाम्पल हैं, जैसे स्मार्ट होम्स, जो आपके घर के अंदर जो TV लगी होती है, एलेक्सा है, गूगल होम से, वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं। हेल्थ केयर के अंदर भी इसका यूज हो रहा है, ठीक है, जो वियरेबल डिवाइसेज होते हैं। स्मार्ट सिटीज़ जो है, यानी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, पोल्यूशन जो आपके पोल्यूशन में मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, ये सभी इसका यूज है। भाई आज देखो वेदर रिपोर्ट सिस्टम है, वो सारा क्या इंटरनेट से डेटा आपको पहुंचा रहा है। इसके अलावा IoT जो अलग अलग जो एडवांस जो फैक्टोरियल सिस्टम है वो भी इसका यूज करते हैं। तो ये सारे इसके अंतर्गत है। चैलेंजेस आपके हो सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क है इसके अंदर, ठीक है, जो हैकर्स है आज के टाइम में जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है वैसे वैसे जो हैकर्स है उनकी भी संख्या बढ़ रही है। इंफॉर्मेशन डेली यहाँ पर जो है लीक हो रही है बड़े बड़े देशों की।
ठीक है। डेटा प्राइवेसी जो है इश्यू रहते हैं भाई। आजकल मान लो कि एक टाइम था जब यहाँ पर जो है व्हाट्सएप कहता था कि हमारा जो डेटा है वो ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी भी टेक्निक्स फैलाई जा रही है जिससे व्हाट्सएप का भी डेटा जो है वो ब्रीच किया जा रहा है, लीक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आ जाती है। अब यहाँ पर लास्ट कंसेप्ट आ जाता है जो कि है डोमेन नेम सिस्टम, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये पिछली बार भी आपका पेपर में था, प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पर क्या होता है भाई, इसको याद करने से पहले एक मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि मान लो अगर मैं आपको अपना मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, 8209672952। अब आपको मान लो कि जब भी मुझे कॉल करना होगा तो क्या ये बार बार आपके लिए ये मोबाइल नंबर याद रख पाना आपके लिए ईजी है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो आप क्या करेंगे, इसको आप अपने मोबाइल नंबर, इसको आप अपने क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर देंगे। मुझे ये जो नंबर होगा इसको आप क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे इस नाम से। अब इस नाम से सेव करने के बाद क्या होगा कि जब भी आपको मुझे कॉल करना होगा तो आप क्या करेंगे, इस नाम को सर्च करेंगे, ना कि इस मोबाइल नंबर को, क्योंकि आपको याद रखने के लिए यहाँ पर क्या है, ये नाम आपको याद रखना ईजी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये नाम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये नाम आ जाएगा। अब आप जैसे उसको टैप करेंगे तो होगा क्या कि ये जो नंबर होगा उसको क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। इसी प्रकार से आपके इंटरनेट पर भी है कि पर इंटरनेट पर उपलब्ध जो भी रिसोर्स या जो भी वेबसाइट होती है उसका एक आईपी एड्रेस होता है, उसको याद रख पाना आपके लिए मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हैं, उस आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही जो प्रोसेस होती है वो डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है, ध्यान रखना। तो डोमेन नेम सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, एक आईपी एड्रेस को यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको आईपी एड्रेस को क्या किया जाता है, एक डोमेन नेम यानी एक नेम के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जस्ट ये तीनों लाइन इसी के बारे में बता रही होती है। तो जब आप लिख रहे होते हैं ना google.com या enviraeducation.com, जो भी youtube.com, तो ये लिखने के टाइम क्या होता है, आप डोमेन नेम टाइप करते हैं, लेकिन वेब ब्राउजर क्या करता है, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, यानी आईपी एड्रेस के ऊपर क्या करता है, उसको मैप करने का काम कर लेता है। अब यहां पर देखिए डीएनएस सर्वर की बात करते हैं। डीएनएस सर्वर क्या होता है, तो डीएनएस सर्वर मतलब एक ऐसा डिवाइस है, यहाँ पर मेन कंप्यूटर मान सकते हैं, जहां पर आपकी जो इंफॉर्मेशन आप जो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो वहां पर लोकेट की हुई रहती है। तो जैसे आप google.com लिखेंगे तो ये क्या करेगा, इंटरनेट पर देखेगा कि भाई ये google.com रिसोर्स कहाँ है, फिर उसका जो आईपी एड्रेस होता है उसी के बेस पर उसको ढूंढता है, फिर वापस लाके उसकी इंफॉर्मेशन जो आपने सर्च की थी वो आपको लाके दिखा देता है। तो DNS server, instead of remembering IP address, we assign a domain name to each IP address, but it access a web resource. Web browser need to find the IP address corresponding to the domain name entered. Conversion of the domain name to the each web server to the corresponding IP address. ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब आप किसी भी डोमेन नेम को आप जब यहाँ पर टाइप करते हैं तो उस डोमेन नेम को क्या किया जाता है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में बदला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है डोमेन नेम रिजोल्यूशन, डीएनआर, डोमेन नेम रिजोल्यूशंस। डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहलाती है, नोन एज डोमेन नेम रिजोल्यूशन, ध्यान रखिएगा। The HTTP protocol approach a computer server called as a DNS server। जब आप इसको सर्च करेंगे google.com तो वो क्या करेगा, उसके DNS का जो सर्वर है, आपने जो डोमेन लिखा उसके सर्वर पर पहुंचेगा डेटा को सर्च करने के लिए। To obtain the IP address, किसके बेस पर, IP एड्रेस के बेस पर। After getting the IP address, the HTTP protocol retrieve the information and load it on our browser। यानी ये क्या करेगा, जैसे आपने लिखा google.com, तो google.com लिखते क्या होगा, ये पूरे इंटरनेट पे सर्च करेगा, लेकिन उससे पहले क्या करेगा कि उसका डोमेन नेम का आईपी एड्रेस ये बदलेगा। तो आईपी एड्रेस के बेस पर क्या होता है, उसको कन्वर्ट मतलब उसको ढूंढ पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आईपी एड्रेस के बेस पर google.com का सर्वर देखेगा, फिर उस सर्वर के बेस पर वापस डेटा लाके आपके ब्राउजर में दिखाएगा। अगर मान लो आपका डेटा अनफॉर्मेटेड है तो उसको फॉर्मेटेड करने की यानी उसको रेंडर करने का काम कौन करेगा, रेंडर इंजन। तो इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि एक ब्लिंक नाम का एक रेंडर इंजन होता है जो कि गूगल क्रोम के अंदर पाया जाता है। ए डीएनएस सर्वर मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ ए डोमेन नेम। यहां पर शुरुआत होती है डोमेन नेम सर्वर की। तो डीएनएस सर्वर क्या होता है, तो डीएनएस सर्वर जो होता है वो आपके जो वेबसाइट का जो डेटाबेस होता है और जो भी डोमेन नेम होता है उसको क्या करता है, यहां पर मेंटेन करने का काम करता है। टू अंडरस्टैंड हाउ द डोमेन नेम रिजोल्यूशन वर्क, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वेयर द डीएनएस सर्वर एंड कैप्ट। यानी डीएनएस सर्वर जो होता है वो एक ऐसी जगह है जहां पर आपका जो मेन डेटा है जिसको आप सर्च कर रहे हो वो स्टोर किया हुआ रहता है। तो एक होता है क्लाइंट, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, देखो क्लाइंट, और एक होता है सर्वर। तो जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है,
और जो सर्वर होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है उस रिक्वेस्ट पे। ये रेस्पॉन्ड करता है और ये क्या करता है उसके लिए, ये इसके लिए देखो रिक्वेस्ट करेगा, ये वापस उस पर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है दोनों काम करते हैं। तो ये चीज़ आपके थी पूरे के पूरे चैप्टर को लेकर, ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का जो कंप्लीट चैप्टर था वो पूरा का पूरा यहाँ पर जो है टोटल 2 पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर पूरा किया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। साइन विद आपको गारंटी देता हूँ कि जितने भी कंसेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं ये आपके लिए दी बेस्ट होने वाले हैं। बस आप इनको अच्छे से एक बार आप देख के चले जाइएगा। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट nvidiaeducation.com को विजिट कीजिए, वहाँ पर आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया जा चुका है। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट चैप्टर डेटा कम्युनिकेशंस के साथ में। धन्यवाद।